कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में क्या क्या कहा गया है, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या रूल्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कहा है कि हर सिटीजन की ड्यूटी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, और कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहा गया है कि स्टेट की ड्यूटी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहा गया है कि जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं पर्यावरण के संरक्षण के, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के, या फिर कोई और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उनकी एग्रीमेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उन एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। The Constitution gives directive to state to protect and improve environment। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, स्टेट को डायरेक्टिव देता है कि वह स्टेट जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे। फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन की एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और उसको इम्प्रूव करना। कॉन्करेंट लिस्ट में प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ ये आते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल, ये भी क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही लॉ बना सकते हैं। एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। सेंट्रल लिस्ट वाले में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, स्टेट लिस्ट वाले में स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही उन मैटर्स में रूल्स बना सकते हैं। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के से रिलेटेड कोई भी रूल बनाना है तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। और पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी। बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉ। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेंटर्स डिसीजन सुपरसीड। अगर दोनों ने ही रूल बना लिए किसी एक मैटर में और वह रूल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो आपस में दोनों में विरोधाभास है, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो उस कंडीशन में सेंट्रल वाला रूल वह सुपरसीड करेगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, वही माना जाएगा। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट्स, कोई भी एग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। इंडिया जैसे इसमें भी सिग्नेटरी था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी सिग्नेटरी था। अगर जब सिग्नेटरी है तो उसको ये एग्रीमेंट्स मानने पड़ेंगे, उनको अवॉइड करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51C में कहा गया है, स्टेट शैल फॉस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ ट्रीटीज़। कोई भी इंटरनेशनल लॉ है या फिर कोई ट्रीटीज़ वगैरह हैं, उनकी रेस्पेक्ट करनी होगी स्टेट को, ये आर्टिकल 51 में कहा है। आर्टिकल 253 में कहा है कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉ एप्लीकेबल टू होल और एनी पार्ट ऑफ कंट्री फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी एग्रीमेंट और कन्वेंशन साइंड विद एनी अदर कंट्री और कंट्रीज़। अगर हमारे देश ने किसी और कंट्री या कई और कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोई एग्रीमेंट या कन्वेंशन साइन किया है, तो वह पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि उस एग्रीमेंट या कन्वेंशन को पूरे देश पे लागू कर सकती है या फिर देश के किसी भाग पे लागू कर सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है। और इस पावर का इस्तेमाल करके, जब उनके पास पावर है कि वह एग्रीमेंट या कन्वेंशन लागू करने की, तो इस पावर का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ये इम्प्लीमेंट किया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये इम्प्लीमेंट किया, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इम्प्लीमेंट किया, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी इसी पावर्स को यूज़ करके किया कि उसके पास पावर है, इम्प्लीमेंट कर सकती है पूरे देश पे या फिर देश के किसी भाग पर, किसी पार्ट पर। इन प्रियम्बल ऑफ दीज एक्ट्स, ये सभी एक्ट जो हैं इन एक्ट्स के प्रियम्बल में ही कहा गया है, द पर्पस ऑफ इनैक्टमेंट वाज टू इम्प्लीमेंट डिसीजन टेकन एट स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। क्योंकि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में इंडिया सिग्नेटरी था, तो उस डिक्लेरेशन में जो जो डिसीजन लिए गए थे उनको इम्प्लीमेंट किया गया, और जो एक्ट थे इनके एक्ट, इस एक्ट में ही प्रियम्बल में ही कहा गया है कि एक्ट जो हैं इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में जो डिसीजन लिए गए थे उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब केस लॉ देख लेते हैं इससे रिलेटेड।
वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने कहा कि इट इज़ एसेंशियल टू इनकॉर्पोरेट इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ इनटू म्यूनिसिपल लॉ प्रोवाइडेड दे आर नॉट कॉन्ट्ररी टू देम। इसमें कहा गया कि ये एसेंशियल है कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसको म्यूनिसिपल लॉ, देश का लोकल लॉ जो है, उसमें मिलाया जाए, बशर्ते वे आपस में कॉन्ट्ररी ना हो। ऐसे इम्प्लीमेंट किया जाता है इंटरनेशनल लॉ को। कुछ जनरल प्रोविजंस क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड? जनरल कॉमन प्रोविजंस हैं, जैसे कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, उनका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तब जब लोगों का न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होगा, उनकी हेल्थ अच्छी होगी। न्यूट्रिशन लेवल कैसे बढ़ेगा? जब क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर अच्छी होगी, एनिमल हस्बेंड्री अच्छी होगी, पशुपालन अच्छा होगा। तो 4 पॉइंट तो हमें ऐसे याद हो जाएंगे। उसके बाद स्पेसिफिक लॉ जो हैं वो हमें याद करने के लिए, अब मान लो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन भी अच्छा कर लिया, मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन्स पे कर लिया, एग्रीकल्चर अच्छा कर लिया, तो क्या कहते हैं, जंगल वगैरह को भी, वाइल्ड लाइफ को भी, इनकी भी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ जो है और आपका फॉरेस्ट, इनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड आगे, वो ऊपर वाले जनरल थे। अब फॉरेस्ट से ही हम एक नाम याद कर लेंगे, शेर सिंह। जंगल में शेर मिलता है, शेर सिंह वर्सेस हिमाचल प्रदेश, इससे केस लॉ याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब फॉरेस्ट से ही और कॉमन रिलेटेड टर्म आ गया एनवायरनमेंट, उसमें फॉरेस्ट आ गए, लेक्स आ गए, रिवर्स आ गए। ये भी आपको आगे पॉइंट मिलेंगे किस किस आर्टिकल में दिए हुए हैं। एक सीक्वेंस बना दिया जिससे कि आपको याद रहे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। जनरल लॉ कुछ दिए हैं कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा? जब न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होगा, पोषण तत्व मिलेंगे, पोषण तत्व, न्यूट्रिशन लेवल तब अच्छा होगा जब एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर जो है मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन्स पे की जाएगी। और जब एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो जंगली जानवर और जंगली पेड़ पौधों को ही क्यों छोड़ा जाए, उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों को और जंगलों को भी बचाना चाहिए। और जंगल में शेर मिलता है, इससे याद हो जाएगा शेर सिंह वर्सेस हिमाचल प्रदेश वाला केस लॉ। और फॉरेस्ट से फिर आगे चल के फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, इनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से आ गए, और ये जनरल कुछ हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। और बाकी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी दिए हुए हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में आपका क्लीन एनवायरनमेंट वगैरह, ये आदमी इन चीज़ों के लिए एंटाइटल्ड है, इसका अधिकार है कि उसको क्लीन एनवायरनमेंट मिले। राइट टू इक्वलिटी, कोई भी अगर नियम लागू करती है कोई सरकार, तो वह पब्लिक इंटरेस्ट को दरकिनार नहीं कर सकती। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, लोगों को बोलने का अधिकार होगा, तब वह अपने इश्यूज़ रेज कर सकते हैं। अगर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो वह इस इशू को रेज कर सकते हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के थ्रू कर सकते हैं। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है अगर क्या कहते हैं, उस ट्रेड से, उस बिज़नेस से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये कुछ शॉर्ट में बता दिया है। अब इसको हम ज़रा डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। तो जनरल प्रोविजंस में क्या क्या देखे थे हमने, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, न्यूट्रिशन बढ़ाना, और ये कैसे बढ़ेगा? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री द्वारा जब ये मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन्स में की जाएंगी। तो आर्टिकल 47 कहता है, स्टेट शैल रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल, इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ अमंग इट्स प्राइमरी ड्यूटीज़। और आर्टिकल 47 के बाद 48 कहता है, स्टेट शैल एंडेवियर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउस, काल्व्स, अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल। ठीक है, ये दो तो आपके जनरल प्रोविजंस आ गए। एक था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, न्यूट्रिशन, ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जब मॉडल और साइंटिफिक लाइन्स पे की जाएंगी। जब एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर हो रही है तो उसके बाद हम, ये तो आपके अब जंगल पे चले जाएंगे, इनसे हम स्पेसिफिक प्रोविजंस पे जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे आपके ये आगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इनको प्रोटेक्ट करना। स्टेट शैल एंडेवियर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री। अब फॉरेस्ट से आपको शेर सिंह याद आ जाएगा। शेर सिंह ये आपके आर्टिकल 48A में दिए हुए हैं सब। शेर सिंह वर्सेस हिमाचल प्रदेश, इसमें कोर्ट ने कहा, सिटीजन्स हैव फंडामेंटल राइट टू होलसम, क्लीन एंड डिसेंट एनवायरनमेंट।
इस शेर सिंह वर्सेस हिमाचल प्रदेश में कहा है कोर्ट ने कि नागरिकों को का फंडामेंटल राइट है एक होलसम, साफ और डिसेंट एनवायरनमेंट का फंडामेंटल राइट। बाय आर्टिकल 48A स्टेट इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 48A के अनुसार स्टेट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बाध्य है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने के लिए और फॉरेस्ट और जंगल और जंगली जानवरों को सेफ गार्ड करने के लिए। 48A के बाद आपका आएंगे हम 51A में। फिर फॉरेस्ट से हम फॉरेस्ट, लेक्स और वाइल्ड लाइफ पे आ गए थे। ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ये बाकी जो थे ये तो सब थे क्या कहते हैं आपके स्टेट की ड्यूटीज़, ये थी सारी आपकी स्टेट की ड्यूटीज़। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर को मॉडर्न साइंटिफिक लाइन पे कराना, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट और आपका ये सब इनको प्रोटेक्ट करना, ये सब स्टेट की ड्यूटी थी। अब स्टेट ही सब कुछ करेगा या फिर क्या कहते हैं सिटीजन भी करेगा, तो सिटीजन की भी ड्यूटी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, इन सब की प्रोटेक्शन करना। तो 51A में क्या था, ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स, जो लिविंग क्रीचर्स हैं, जीवित जानवर हैं, उनके लिए कंपैशन, उनके लिए प्यार रखना। इसमें केस लो आता है TN गोडवर्मन थिरुमलपद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट ने कहा, कोर्ट रेड 48A एंड 51A टुगेदर। कोर्ट ने 48A और 51A को एक साथ पढ़ा और कोर्ट ने कहा दैट स्टेट एंड सिटीजन आर अंडर फंडामेंटल ऑब्लिगेशन, राज्य की भी और नागरिकों की दोनों की फंडामेंटल ऑब्लिगेशन है, दोनों बाध्य हैं टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। एनवायरनमेंट क्या क्या आते हैं, फॉरेस्ट भी आते हैं, लेक्स भी, रिवर्स भी, वाइल्ड लाइफ भी, और लिविंग क्रीचर्स के लिए कंपैशन, प्यार रखना, उनके लिए दया रखना। अब फंडामेंटल राइट्स पे आ जाते हैं हम। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। इट एक्सटेंड्स टू हैविंग अ डिसेंट, सेफ एंड डिसीज फ्री एंड क्लीन एनवायरनमेंट। राइट टू लाइफ में आपका एक क्लीन एनवायरनमेंट का भी राइट है, डिसीज फ्री एनवायरनमेंट हो, सेफ एनवायरनमेंट हो, डिसेंट एनवायरनमेंट हो, इसका राइट है, राइट टू लाइफ में ही होता है। इसमें केस लो है LK कूलवाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। इसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था कि मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, सैनिटेशन एंड हेल्थ इज कवर्ड अंडर परव्यू ऑफ आर्टिकल 21। नॉन कंप्लायंस कैन एडवर्सली अफेक्ट लाइव्स ऑफ सिटीजन्स। कूलवाल वाले केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था कि एनवायरनमेंट की क्वालिटी बनाए रखना, सैनिटेशन और हेल्थ, ये आर्टिकल 21 के अंडर आते हैं, राइट टू लाइफ के अंडर आते हैं। राइट टू लाइफ में आपका क्लीन एनवायरनमेंट का राइट भी इंक्लूड है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी में कहा है, आर्टिकल 14 कास्ट ड्यूटी टू ऑन स्टेट टू बी फेयर। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी क्या कहते हैं, स्टेट पे ड्यूटी डालता है कि वह फेयर रहे। वाइल टेकिंग एक्शन इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर विदाउट मेजरिंग पब्लिक इंटरेस्ट वायलेट्स फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी ऑफ पीपल। कि जब एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी एक्शन लिया जाए, उसमें कोई भी अगर आपको स्टेप लेना है, कोई एक्शन लेना है, तो पब्लिक इंटरेस्ट का उसमें ध्यान रखना चाहिए स्टेट को, ठीक है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये फंडामेंटल राइट जो है आपका इक्वलिटी का, इसको वायलेट करता है। अगर कोई भी डिसीजन ले रही है, मान लो कहीं कोई प्रोजेक्ट बनना है, कहीं कोई मेट्रो लाइन बन रही है, उसके लिए जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ से क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि स्टेट के पास पावर है, वह जंगल को काट सकती है, क्या कहते हैं ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है, लेकिन उसमें क्या कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को भी इसको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि उसके पास पावर है, उसका डिस्क्रिशन है, लेकिन उसका इस्तेमाल वो ऐसे नहीं कर सकती कि उससे लोगों को नुकसान हो। आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैनी केसेस वेयर पीपल हैव अप्रोच्ड कोर्ट बाय वे ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेसिंग दैट देयर राइट टू हैव क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट इज वायलेटेड। फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट का इस्तेमाल करके कई लोग कोर्ट के पास गए हैं यह बताने कि उनका राइट जो है क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट का, यह वायलेट किया गया है, इसका उल्लंघन किया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आर्टिकल 19(1)(g), इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं टू अवॉइड एनवायरमेंटल हजार्ड्स। अगर किसी के कोई ट्रेड, कॉमर्स या कोई बिजनेस ऐसा करता है जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है, तो उस ट्रेड या बिजनेस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं।
MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में जैसे टेनरीज थी, जहाँ लेदर वगैरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, टेनरीज में जो थी वो गंगा नदी में एफ्लुएंट्स वगैरह पॉल्यूटेंट्स वगैरह छोड़ रही थी, और इन टेनरीज के पास कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था जिससे कि वो गंदा पानी वगैरह जो है, पॉल्यूटेंट्स जो है, उसको ट्रीट किया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं लगाया तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, क्या कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप क्या कहते हैं कोई भी बिजनेस कर लो बिना सेफ गार्ड के ऐसे ही, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया उन टेनरीज को बंद करने के लिए। अगला टॉपिक आएगा PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये नोट्स की PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से ले सकते हैं।